आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे डिकोड करने वाले हैं दक्षिण भारत की राजनीति में आए उस अभूतपूर्व भूचाल को जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम डेटा, रणनीतियों और जमीनी हकीकत पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आखिर थालापति विजय की शानदार जीत और प्रशांत किशोर की मास्टर स्ट्रैटेजी ने दशकों पुरानी राजनीतिक जड़ों को कैसे हिलाकर रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, तमिलनाडु में आया ये राजनीतिक भूकंप। दूसरा, रणनीतिकार का मास्टर प्लान। तीसरा, जीत का असल फॉर्मूला। चौथा, मौजूदा सत्ताधारी दल का पतन। और पांचवां, अगला राजनीतिक पड़ाव। सेक्शन 1, तमिलनाडु में राजनीतिक भूकंप, चुनावी नक्शा बदलना। अब जरा इस बेहद साहसिक दावे पर गौर कीजिए। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा था कि जब वो जीत दिलाने में मदद करेंगे तो तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब एक समय पर तो ये बात एकदम हवाबाजी लग रही थी, है ना? लेकिन आज नतीजों ने इसे बिल्कुल हकीकत में बदल दिया है। 109, जी हां, 109। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो थालापति विजय की नई पार्टी टीवी ने अकेले चुनाव लड़ते हुए हासिल किया है। सोचिए, बिना किसी बड़े गठबंधन के पहली बार मैदान में उतरना, सीधे 109 सीटें जीतना और बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच जाना, ये अपने आप में सच में एक ऐतिहासिक और अद्भुत उपलब्धि है। और ये बदलाव की लहर कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने ही गढ़ में टीएमवी के उम्मीदवार वी.एस. बाबू से पूरे 8,000 वोटों से हार जाते हैं। 85% के भारी मतदान के बीच ऐसा होना बिल्कुल साफ कर देता है कि बदलाव की बेताबी असल में कितनी ज्यादा थी। सेक्शन 2, रणनीतिकार का मास्टर प्लान, एक सटीक पिच तैयार करना। देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि रणनीतिकार ने कितनी समझदारी से विजय की उस सिनेमाई सुपरस्टार वाली छवि को पूरी तरह से बदल दिया। भारी मेकअप, वो फिल्मी डायलॉग्स, लार्जर देन लाइफ इमेज, इन सब को हटाकर उन्हें एक बहुत ही साधारण, सीधे साधे और बड़े भाई वाले रूप में जनता के सामने पेश किया गया। एक ऐसा नेता जो फिल्मी बातें नहीं करता, बल्कि शिक्षा, आर्थिक सुधार और सिस्टम की कमियों पर बात करता है। युवाओं को एक साफ सुथरा सिस्टम चाहिए था और ये उसी का सीधा जवाब था। हमारे सोर्स मटेरियल से एक और बात निकलकर सामने आती है जो इस पूरी मुहिम के पीछे के सबसे बड़े मोटिवेशन को उजागर करती है। कई रिपोर्ट्स और विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रशांत किशोर की तरफ से एक तरह का प्रोफेशनल प्रतिशोध था। मतलब जिन लोगों को उन्होंने 2021 में सत्ता तक पहुंचाया, जब उन्हीं के राज्य में बिहारी अस्मिता का कथित अपमान हुआ तो उन्होंने उसी बिसात को पूरी तरह पलटने का संकल्प ले लिया। सेक्शन 3, जीत का फॉर्मूला, डेटा, भावनाएं और वादे। अब जरा इन वादों की लिस्ट सुनिए, कोई भी हैरान रह जाए। नव विवाहित महिलाओं को 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1,000 रुपए, 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, नवजात को सोने की अंगूठी, 2.5 लाख का बीमा और 5 लाख नौकरियां। इन बड़े लोक लुभावने वादों की झड़ी ने उन वोटर्स को भी अपनी ओर खींच लिया जो शायद किसी नई पार्टी को वोट देने से हिचकिचा रहे थे। सच कहा जाए तो ये एक बेहद ही प्रैक्टिकल और सटीक राजनीतिक दांव था। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स और वादों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं ना। सोर्स एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक पहलू की भी बात करता है। चुनाव के दौरान अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ विजय के जुड़ाव को लेकर जो पर्सनल अटैक किए गए, उन्होंने असल में उल्टा असर कर दिया। इन हमलों ने जनता के बीच विजय के लिए एक गहरी सहानुभूति पैदा कर दी, एक तरह का मजबूत इमोशनल कवच बना दिया। और सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए, नतीजों का दिन त्रिशा के जन्मदिन के दिन ही पड़ गया। इस चीज ने पूरी कहानी को एक बेहद भावनात्मक अंत दे दिया। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 31। टीएमवी ने अकेले चेन्नई शहर में 31 सीट जीती हैं। बड़े शहरों में 80% का ये सक्सेस रेट साफ तौर पर यह साबित करता है कि सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं, बल्कि जो जागरूक, शिक्षित और शहरी मतदाता थे, वो भी पुरानी राजनीति से पूरी तरह ऊब चुके थे। उन्हें भी एक साफ सुथरे और नए विकल्प की तलाश थी। सेक्शन 4, सत्ताधारी दल का पतन, एंटी इनकम्बेंसी और जनता से दूरी। सोर्स के मुताबिक सत्ताधारी दल के हारने के 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, सालों तक सत्ता में रहने की वजह से आया कथित अहंकार और मंत्रियों की सुस्ती, जिसकी वजह से आम लोगों को छोटी छोटी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। दूसरा कारण रहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप, जिसने उन्हें आम जनता से एकदम काट दिया। और तीसरा, उनका पुराना मैसेजिंग सिस्टम। जहां आज का युवा विकास और अपनी एक ग्लोबल पहचान चाह रहा था, वहीं पार्टी पुराने सनातनी और द्रविडियन विवादों में ही उलझी रह गई। सेक्शन 5, अगला राजनीतिक पड़ाव,
एक कोच से खिलाड़ी तक। यहाँ एक बहुत ही आकर्षक सवाल उठता है, जिस पर आजकल कई विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। क्या एक महान कोच अंततः एक महान खिलाड़ी बन सकता है? ये सवाल सीधे सीधे प्रशांत किशोर को लेकर है। उनकी अपनी पार्टी बिहार में अभी तक कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन जब दूसरों का मार्गदर्शन करने की बात आती है तो उनकी प्रतिभा पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले एक दशक में एक पॉलिटिकल कोच के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल बेजोड़ रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार, 2021 में के स्टालिन और अब 2024 में थलापति विजय। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन रणनीतिकार की सफलता का प्रतिशत लगभग 100% ही रहा है। इस विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु के इस गहरे जमे हुए द्रविडियन एकाधिकार को तोड़ना एक बहुत बड़ी पेशेवर उपलब्धि है। ये जीत न केवल एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है, बल्कि ये प्रशांत किशोर के आने वाले बिहार मिशन के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट और भारी मोमेंटम, या यूं कहें कि एक रॉकेट ईंधन का काम भी कर रही है। तो अंत में जब पारंपरिक और बेहद मजबूत राजनीतिक गढ़ भी डेटा, भावनाओं और नपे-तुले वादों के इस सटीक मिश्रण के सामने ढह रहे हैं, तो ये सोचना बिल्कुल लाजमी है, क्या यही राष्ट्रीय चुनावों का नया और अचूक फॉर्मूला है? क्या आने वाले सालों में ये नया मॉडल देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख देगा? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।